हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वितीय संशोधन रूल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका बेसिकली संबंध आपका 11th जेपीएससी से है। और यदि आप 11th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस परीक्षा को लेकर प्रयासरत हैं, तो फिर ये जो आपके समक्ष नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन के प्रोसेस में कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं जानते होंगे और उसका बेनिफिट या फिर उससे जो आपको नुकसान होता है वो अप्रत्याशित रूप से झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर किन किन विषयों पर संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटी ये समझें कि यहाँ पर हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करेंगे तो वो होगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में किस प्रकार का संशोधन है, मेंस में किस प्रकार का संशोधन है और इंटरव्यू के स्टेज पर किस प्रकार की संशोधन की गई है। ठीक है, साथ ही साथ विज्ञापन वर्ष का क्या रोल रहेगा, विज्ञापन वर्ष से क्या तात्पर्य होगा यहाँ पर, और ये क्या रोल प्ले करने वाला है पूरे नोटिफिकेशन में, इस बात पर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं किन किन बिंदुओं पर ये चीज़ें संशोधित की गई है। सबसे पहले तो रूल नंबर 61, यहाँ पर आपको चेंजेस जो की गई है वो आपका एज को लेकर, मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स था। और ये आपका रेफरेंस डेट माना जाता था पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन जब प्रकाशित होता था तो उसके अगले महीने से ये चीज़ें मानी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ को बदलते हुए ये कहा गया है कि विज्ञापन वर्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विज्ञापन वर्ष, अगर मान लीजिए ये वैकेंसी अगर 31 दिसंबर 2023 से पहले पब्लिश हो जाती है ना, तो इस स्थिति में 1 अगस्त 2023 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि ये 31 दिसंबर में पब्लिश नहीं हुई और ये विज्ञापन आपका जनवरी में पब्लिश होती है, जनवरी 2024 में, तो इन दैट केस आपका जो रेफरेंस डेट होगा वो होगा 1 अगस्त 2024। और ये इस बात के लिए है कि आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, ये आपका रेफरेंस डेट 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा, है ना, अगर जनवरी 2024 में ये विज्ञापन आता है। ज़्यादा संभावना अगर विज्ञापन को लेकर बात करें तो ये है कि ये विज्ञापन इसी वर्ष आना है ना। दूसरा जो है वो है आपका रूल नंबर 17। इसमें आपका जो संशोधन किया गया है वो आपका यहाँ पर आप देख सकेंगे, रूल नंबर 17 का संशोधन यहाँ पर है। ठीक है, रूल नंबर 17 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका 40% एग्रीगेट रखा गया है। और ये आपका सिलेक्शन लिस्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन एंड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू टेस्ट, यानी मेन और प्रीलिम्स इन दोनों ही स्टेज पर आपको 40% मार्क्स लाना है इफ़ यू आर अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। ठीक है, और साथ में EWS कैटेगरी के लिए भी। इसके अतिरिक्त यदि आप जो डिफरेंट कम्युनिटी है उस कैटेगरी से हैं, जैसे मान लीजिए SC और ST कैटेगरी के हैं, तो आपको 32%, EBC यानी BC1 है, यदि आप BC1 हैं तो 34%, BC2 हैं तो 36.5%, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है तो वो आप 30% लाकर इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेरिट बनने के लिए मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है ना, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, वो ये संशोधन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1, जो कि लैंग्वेज का पेपर होता है, जनरल हिंदी है और इंग्लिश है। छठी जेपीएससी में क्या हुआ था, 6th जेपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या हुआ था कि इसका मार्क्स भी मेरिट में जोड़ दिया गया था।
ठीक है। तो ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए इसे स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि विल नॉट बी एडेड टू द एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू टेस्ट, है ना। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, क्योंकि ऐसा ब्लंडर अगेन एंड अगेन ना हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्लाउज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी हु अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी। इसका साफ तौर पर ये मतलब होता है कि यदि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ और मैंने उम्र सीमा में छूट का लाभ लिया हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में मुझे हर हाल में ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी अन्य कैटेगरी से या फिर मैं फर्स्ट रैंक भी क्यों ना ले आऊं, मुझे रखा जाएगा कैटेगरी में ही, ठीक है। ये यहाँ पर इसका साफ तौर पर ये मतलब हुआ। यदि मैंने किसी भी स्तर पर कैटेगरी का लाभ लिया हुआ है तो, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। रूल 18 को लेकर यहाँ पर जो है, ये अगला जो संशोधन है वो रूल 18 को लेकर है, और वो क्या है ये यहाँ पर देख लेते हैं। रूल 18 में जो सबसे पहला संशोधन है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर। देयर शैल बी ए सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन विच शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस प्रकार से होगा ये आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो 15 गुना लोगों को आमंत्रित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मेन एग्जामिनेशन के लिए 15 गुना लोग क्वालिफाई होंगे और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में होंगे, है ना। और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 गुना होगा, है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट, जो भी 15 गुना में, मान लीजिए कोई वैकेंसी में 150 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, तो 150 गुना 15 तो यानी 2250 के आसपास जो होंगे, यानी 2250वां जो व्यक्ति होगा या जो स्टूडेंट होगा वही आपका अनरिजर्व कटअप हो जाएगा। ये यहाँ पर कहने का साफ तौर पर ये मतलब हुआ, है ना। और इसमें रिजर्व कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के तौर पर होगा, तो वो वहाँ पर लेस देन 15 टाइम्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट वैकेंसी ऑफ दैट कैटेगरी, then the cutoff for the same shall be reduced till adequate representation 15 times the advertised vacancy is ensured, है ना। इसका साफ तौर पर ये मतलब हुआ, मान लीजिए महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है, दिव्यांग के लिए अलग से आरक्षण है ना। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट महिलाओं का नहीं मिला या फिर दिव्यांग श्रेणी में कोई कैंडिडेट इतने के अंतर्गत नहीं मिला, तो फिर इन लोगों के लिए अलग से कट ऑफ को रिड्यूस किया जाएगा, है ना, ताकि इनका एक जो 15 गुना जो तय रिप्रेजेंटेशन है वो प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखने योग्य बात है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है रूल 17(1) में, जिसके बारे में वो टेबल दिया गया था, उसके अधीन ही ये सभी चीजें होंगी, है ना। जितना मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो वहां पर दिया हुआ है। अगला जो संशोधन है वो है आपका रूल 19 को लेकर, और यहाँ पर जो संशोधन किया गया है उसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पूर्व में क्या था और वर्तमान में क्या हो गया है ये देखते हैं। पूर्व में क्या था, इससे बेहतर होगा कि हम लोग वर्तमान में क्या होने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। शैल बी सब्सटीट्यूटेड एज बिलो, तो इस चीज पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रूल नंबर 19 में मेन एग्जामिनेशन को लेकर जो कहा गया है कि मेन एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू और मेंस को दोनों को मिलाकर ही मेन एग्जामिनेशन कहलाया जाएगा। और देयर शेल बी ए सिलेक्शन लिस्ट फॉर द इंटरव्यू टेस्ट विच शेल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा या फिर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर देखिए। फिर से अनरिजर्व वैकेंसी जो होगा उसके अधीन 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 200 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 2.5 हो जाएगा इसका
500 और 500 लोगों को यानी 500वां जो विद्यार्थी होगा या फिर अभ्यर्थी होगा वो अनरिजर्व कट ऑफ को डिसाइड करेगा, ठीक है। और दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एनी बेनिफिट रिलैक्सेशन ऑफ बीइंग इन ए रिजर्व कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व कैंडिडेट, है ना। तो यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तो उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कोई उम्र सीमा का छूट लिए हुए हैं, है ना, या फिर कोई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बेनिफिट ले लिए हैं, वहाँ के कट ऑफ से आए हैं, है ना, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से आपने आरक्षण का लाभ ले लिया। तो अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया तो फिर यहाँ पर आरक्षण की दोहरावृत्ति या फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस बात को यहाँ पर कहना चाह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब दूसरी बात है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए फिर जो है लोअर डाउन किया जाएगा कट ऑफ को, और इससे नीचे जहां तक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा 2.5 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे वहां तक ये कट ऑफ रिड्यूस कर दिया जाएगा, है ना। तो ये आमतौर पर ऐसा ही होता है, कुछ इसमें नया नहीं है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने जिन जिन विषयों पर, जिन बिंदुओं पर चर्चा किया वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर, विज्ञापन में आधारित जो रेफरेंस डेट होगा एज को लेकर उस पर चर्चा किया, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस प्रकार से सिलेक्शन होगा उस विषय पर चर्चा हुई। नया जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो किस प्रकार से, वो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है। बात हुआ किस प्रकार से मेरिट लिस्ट को बनाना है, और इस पर बात हुई कि किस प्रकार से कितने गुना अभ्यर्थियों को कॉल करना है, और साथ ही साथ पेपर 1 जो है मेंस में, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, उसे स्ट्रिक्टली इसमें ये कहा गया है कि ये प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज में आपने आरक्षण का लाभ लिया हुआ है तो फिर आपको किसी भी सूरत में अनरिजर्व कैटेगरी के वैकेंसी में सीट अलॉट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर कहा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वहाँ पर किस प्रकार से संशोधन किए गए हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया। 15 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा, कितने तक लिया जाएगा ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है इस रूल से कि ठीक ठाक ही रूल बनाया गया है, और संभवतः आने वाले समय में इससे जेपीएससी के अंतर्गत जो विवाद उत्पन्न होता है, जेपीएससी के एग्जामिनेशन के बाद जो विवाद होता है उस पर कुछ हद तक विराम लगेगा, और उम्मीद है कि परीक्षा फल में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी और परीक्षा प्रक्रिया भी सही तरीके से होगा, है ना। इसी उम्मीद और आशाओं के साथ तैयारी में आप बने रहिए, और हमारे झारखंड के करंट अफेयर्स सेशन को ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि आपको झारखंड जेपीएससी के पेपर 2 में, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, और मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए ये जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है ये स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक नेचर का रहता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये जो नियमावली है, ये नियमावली झारखंड के बच्चों के लिए, झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, स्पेशली जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो, फ़ायदेमंद हो और त्रुटि से रहित हो। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।